हेलो बच्चों, पिछले दो वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। आज के वीडियो में हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे सर्कुलर कॉइल था, करंट कैरिंग, अगर उसमें करंट आई था, कॉइल का रेडियस आर था, तो कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था B = μ0I/2R। एट द सेंटर ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था μ0I/2R। और अगर करंट इसमें क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन जो था वो था परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल इनवर्ड। और अगर कॉइल में n टर्न्स हैं तो फॉर्मूला था μ0NI/2R। उसके बाद आर्क के लिए था, तो जैसे ये सर्कुलर आर्क है और इसमें करंट इस तरह से आ रहा है और ऐसे जा रहा है और ये इसका सेंटर है O, तो इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो इस आर्क PQ के कारण होगा, इसके कारण तो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इसी स्ट्रेट सेगमेंट के लाइन एक्सिस पे लाई कर रहा है। सिमिलरली इसके कारण भी नहीं होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण नहीं होगा, इस आर्क के कारण होगा। और आर्क अगर एंगल थीटा बना रहा है तो बी आर्क का जो फॉर्मूला आया था, बी आर्क आया था μ0/4πI/θ/r, अगर इसका रेडियस r है तो। और हमने ये भी देखा था कि थीटा जो एंगल है वो लेना है रेडियन में, थीटा एंगल जो है वो रेडियन में लेना है, थीटा एंगल डिग्री में नहीं लेना है थीटा। उसके बाद हमने किया था एक्सिस पे तो जैसे ये कॉइल है और अगर इसमें करंट I इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस कॉइल का रेडियस A है, तो ये हो गया इसका एक्सिस। इस P पॉइंट पे भी चीज़ इसका सेंटर से डिस्टेंस x है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था μ0NI/A²/2 n है नंबर ऑफ टर्न्स, ये फॉर्मूला आया था ऑन द एक्सिस ऑफ ए करेंट लूप। और हमने देखा था कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो BP का डायरेक्शन अवे था। सिमिलरली अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज होता, करंट अगर इसमें क्लॉकवाइज होता, B मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो BP है उसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एट P का डायरेक्शन जो है वो टुवार्ड्स द कॉइल हो जाएगा। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द लूप, करंट क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवार्ड्स द लूप। तो यही तीन फॉर्मूला है जो सर्कुलर कॉइल के क्वेश्चंस जिस पर बनेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, A long wire carrying a current I is bent into a circular loop of one turn. The magnetic field at the center of the loop is B. It is then bent into a circular coil of n turns. The magnetic field at the center of the coil of n turns will be A 2NB, B 2n²B, C NB and D n²B. तो पहले सिचुएशन में फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में लॉन्ग वायर है, कैरिंग करंट I है, इज बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप ऑफ वन टर्न।
तो पहले तो मान लेते हैं कि कुछ इस तरह का एक वायर रहा है और इस वायर का लेंथ था L। अब इस वायर को हमने एक सर्कुलर लूप में बेंड कर दिया है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है पहले केस में B1 वो होता है कितना, μ0 I अपॉन 2R R1। तो बेसिकली यहाँ पे आपको R1 चाहिए इन टर्म्स ऑफ द लेंथ L, और क्योंकि ये स्ट्रेट वायर था जिसका लेंथ L था और इसको हमने एक सर्कुलर वायर बना दिया है, इसका मतलब है कि इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो इसके लेंथ के इक्वल होगा। तो पहले केस में 2 पाई R1 मस्ट बी इक्वल टू L, तो इससे R1 आ जाएगा L अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पे R1 के बदले में वैल्यू डालेंगे तो पहले केस में B1 जो आएगा वो होगा μ0 I अपॉन 2, और R1 का वैल्यू डालेंगे तो L और इंटू ऊपर चला जाएगा 2 पाई। तो पहले केस में B1 कितना आ गया, μ0 I पाई अपॉन L, μ0 I पाई अपॉन L आ गया पहले केस में। इट इज देन बेंट इनटू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स। इसी स्ट्रेट वायर को सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न में बेंड किया गया है। तब पूछ रहा है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले केस में हमारा इतना आया। अब इसी वायर को इस तरह से 1 2 3 पता नहीं n टर्न में कर दिया गया है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है कितना होगा। तो लेंथ तो L ही था, तो सेकेंड केस में क्या हो गया, सेकेंड केस में ये n टर्न्स हो गए। अब इसके तो इसका रेडियस ऑब्वियसली कुछ और होगा, रेडियस को मान लेते हैं R2 हो जाएगा रेडियस। तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो होगा n इंटू 2 पाई ऑफ R2। L लेंथ है लेकिन उसको इस तरह से टर्न्स में ये कर दिया गया है, सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स बनाया गया है L लेंथ को। तो हर टर्न का लेंथ होगा 2 पाई R2, where R2 is the new radius of the wire in this case। और इस तरह से n टर्न्स है और ये जो सारा लेंथ है ये इस लेंथ के कारण होगा, L के कारण होगा। तो इस केस में R2 आ गया L अपॉन 2 पाई n, L अपॉन 2 पाई n। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा B2 μ0 n। अब नंबर ऑफ टर्न्स वाला फॉर्मूला लगेगा, n आ जाएगा। बहुत कुछ बच्चों को लगता है कि जब हमने टर्न्स वाला ले लिया तो यहाँ पे आ गया, तो उनको लगता है कि ये n टर्न्स वाला फार्मूला लगाने का ज़रूरत नहीं है। n टर्न्स हो गया तो इससे तो हमने इफेक्टिवली जो रेडियस हुआ वो कैलकुलेट किया, लेकिन अब कॉइल में क्योंकि n टर्न्स है तो फार्मूला भी तो n टर्न्स वाला ही लगेगा। तो B2 में n टर्न्स वाला फार्मूला लगेगा, तो μ0 Ni/2 R2 हो जाएगा। और R2 है कितना, R2 है L अपॉन 2 पाई n। तो ये वैल्यू यहाँ डालेंगे। करंट में कोई चेंज नहीं हुआ है, μ0 Ni डिवाइडेड बाई 2, R2 का वैल्यू है L और ऊपर चला जाएगा 2 पाई n। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया μ0 n² पाई I डिवाइडेड बाई L।
अब इसको और पहले वाले सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड था B1 उसके टर्म में अगर एडजस्ट करते हैं तो इसको हम लिख पाएंगे n² म्यू नॉट I पाई डिवाइडेड बाई L। और ये जो था ये म्यू नॉट I पाई बाई L, ये तो पहले सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड था एट द सेंटर ऑफ द कॉइल जब एक ही टर्न था। इसका मतलब हुआ कि B2 इज n² ऑफ B1, यानी कि अगर B है शुरू वाले केस में तो फाइनल जो B होगा B डैश या B2 वो n टाइम्स ऑफ B हो गया, n² टाइम्स ऑफ B, एंड हेंस वी हैव द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज D। क्वेश्चन है a current loop having two circular arcs joined by two radial lines as shown in the figure. It carries a current of 10 ampere. The magnetic field at point O will be close to. 4 options. Close to मतलब अप्रॉक्स में आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड O। तो यहाँ पे तो ये है दो रेडियल लाइंस हैं RS और PQ। तो BRS तो 0 होगा क्योंकि ये इसके एक्सिस पे वो पॉइंट लाई कर रहा है। सिमिलरली B ड्यू टू QP भी 0 होगा, इस दो आर्क के कारण होगा। तो B एट O ड्यू टू QR, ये जो आर्क है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है और इसका रेडियस इफेक्टिवली हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो आर्क वाला फार्मूला लगाएंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई I थीटा अपॉन R। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू I है 10 एम्पियर। थीटा को लेना है रेडियन में, तो थीटा हो जाएगा π/4, 45 डिग्री मीन्स π/4। और नीचे R आएगा, तो R यहाँ जो है इस QR के लिए R है 3 सेंटीमीटर, तो उसको SI यूनिट में लेंगे तो हो जाएगा 3/100। ये हो जाएगा B ड्यू टू QR। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू पाई, इधर आ जाएगा 3 इंटू 4 और फिर इधर आ जाएगा 100। तो ये आ जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 12 टेस्ला। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा I क्रॉस R, आउटवर्ड्स। ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा पूरे सर्कल में या आर्क में, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड्स। और अगर क्लॉकवाइज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड्स। तो ये आउटवर्ड हो गया ड्यू टू QR। अब इस आर्क PS के कारण, तो PS के कारण जो होगा BPS म्यू नॉट बाई 4 पाई I थीटा अपॉन सिर्फ R का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा R 10⁻⁻7, 10 एंगल सेम है π/4 और R मतलब ये हो जाएगा, इसका इफेक्टिव रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा मीटर में चेंज करेंगे तो 5/100 मीटर हो गया। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 और ऊपर 100 आ गया।
तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 20, और ये हो जाएगा इनवर्ड्स, ये हो जाएगा, ऐसे रखेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे इनवर्ड्स, क्यू आर के कारण ऐसे रखेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे आउटवर्ड्स। तो दोनों आर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का आ गया वैल्यू। अब यहाँ पे हमें देखने से लग रहा है कि दोनों तो अपोजिट में है और रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट में हम देखेंगे कि बड़ा कौन है, बिगर माइनस स्मॉलर करेंगे। तो यहाँ पर बिगर कौन है, इसमें क्यू आर में है π/12 और इसमें है π/20, यानी कि बी क्यू आर इज बिगर। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट बी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ बी नेट इज इक्वल टू बी क्यू आर माइनस बी पी एस पाई इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 12 माइनस पाई इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 20। तो ये आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे, पाई इंटू 10⁻⁻4, तो 1/12 माइनस 1/20। अब इसमें से लेंगे 4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा π/4 इंटू 10⁻⁻4 1/3 माइनस 1/5। ये हो जाएगा π/4 इंटू 10⁻⁻4 15 5 माइनस 3। तो इसका वैल्यू आएगा π/4 इंटू 10⁻⁻4 2/15, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा π/15 इंटू 2 30 इंटू 10⁻⁻4, और पाई का मतलब 3.14 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 30। अब इस वैल्यू ऑप्शन के हिसाब से सोचेंगे तो हमको ऊपर इसको 31.4 करना होगा, नीचे 30 करना होगा, तो यानी कि हमने ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल को एडजस्ट किया है, तो ये पावर बन जाएगा -5, और 31.4 डिवाइडेड बाई 30 अप्रॉक्स 1 हो जाएगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ए विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1.0 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन है द रेसिस्टेंस ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ ए सर्कुलर लूप इज शोन इन द फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ इज। जैसे ये किसी, मान लेते हैं किसी कनेक्टिंग वायर से आई करंट आ रहा है, और आई करंट में से कुछ इधर जाएगा और कुछ ऐसे जाएगा। उसके बाद यहाँ दिखा रहा है कि ऐसे निकल रहा है, और यहाँ पर भी दिखा रहा है ऐसे निकल रहा है, और यहाँ पर ये एंगल 120 है, ये 120 है, तो फिर ये एंगल भी 120 ही होगा। और ए बी पार्ट का भी रेसिस्टेंस आर है और ए सी पार्ट का भी रेसिस्टेंस आर है। दोनों पार्ट सेम एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर। और यहाँ हम देख रहे हैं कि करंट ऐसे आएगा, लेकिन बी के बाद वो फिर ऐसे चला जाएगा, क्योंकि इधर तो उसको ज़्यादा रेसिस्टेंस का पाथ मिलेगा, तो इस तरफ तो एक्चुअली करंट आएगा ही नहीं,
सिमिलरली इधर से जो करंट आएगा वो तो कनेक्टिंग वायर में जाना प्रीफर करेगा, इस तरफ जाना वो चाहेगा ही नहीं। यानी कि बीसी ब्रांच में, इन ब्रांच बीसी, इन बीसी करंट क्या हो जाएगा, करंट होगा ही नहीं। तो अब हमें सिर्फ दो सेगमेंट के बारे में सोचना है, और इस स्ट्रेट, ये जो स्ट्रेट सेगमेंट्स है उसके एक्सिस पे ही ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो स्ट्रेट सेगमेंट के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू आर्क ए बी एंड ड्यू टू आर्क ए सी, और इस आर्क में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे हो करके इस वाले पाथ को चूज कर लेगा, फिर ऐसे आ करके इस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये करंट आई था, तो इस तरफ भी ए बी सेगमेंट में भी बट जाएगा कितना, I/2, और इसमें भी चला जाएगा I/2, क्योंकि ए सी सेगमेंट का जितना लेंथ है उतना ही ए बी सेगमेंट का है, दोनों का रेसिस्टेंस R है, तो करंट हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। अब एट ओ बी ड्यू टू आर्क ए बी, तो आर्क वाला फार्मूला लगाएंगे। आर्क वाला फार्मूला होता है μ0/4π I θ/r, तो ये हो जाएगा μ0/4π I हो जाएगा I/2, और थीटा लेना है रेडियन में, तो 120 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई कितना हो जाएगा, 2π/3। तो B ड्यू टू आर्क ए बी इजकल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटू 2π/3 डिवाइडेड बाई R। और मान लेते हैं क्वेश्चन में ये R दे रखा है, सॉरी ये A दे रखा था, ये जो है ये A दे रखा था, रेडियस A दे रखा था, तो ये A हो गया। तो ये हो गया μ0/4π I पाई, और ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3a। और इसका जो डायरेक्शन होगा, इस आर्क बी एट ओ ड्यू टू आर्क ए बी का जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा इनवर्ड। करंट कैसे है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के कारण हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल या आर्क इनवर्ड होता है। और इस वाले सेगमेंट AC के कारण B ड्यू टू आर्क AC का भी एंगल थीटा तो सेम है, करंट उसमें भी I/2 ही है, और रेडियस तो A है ही यहाँ कॉइल का, तो B ड्यू टू आर्क AC भी इतना ही हो जाएगा ना, I/π डिवाइडेड बाई 3a। लेकिन इसके कारण जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा आउटवर्ड्स। तो इस वाले के कारण नहीं होगा, इसके कारण होगा, इस आर्क के कारण होगा, इस आर्क के कारण होगा। दोनों आर्क के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। देयरफॉर resultant magnetic field at center is of this arrangement is 0. Option is correct, option is D, 0. Question है, the figure shows two coaxial circular loops 1 and 2 which forms same solid angle theta at point O. If V1 and V2 are the magnetic field produced at the point O,
क्वेश्चन है द फिगर शोज टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स 1 and 2 विच फॉर्म सेम सॉलिड एंगल थीटा एट पॉइंट O. If B1 and B2 are magnetic fields produced at the point O due to the loop 1 and 2 respectively, then these are 4 options. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लूप है एक, ये 1 है, लूप 1 एंड दिस इज लूप 2, और हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो लूप का ओरिएंटेशन देखने से ही ये लग रहा है कि दोनों लूप का जो प्लेन है वो एक दूसरे के पैरेलल है, और यहाँ के सेंस में हम कह सकते हैं कि लूप जो है वो इस बोर्ड के, लूप का जो प्लेन है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब लूप ऐसे है, ये वाला भी और ये वाला भी, और दोनों सर्कुलर लूप्स का जो प्लेन है वो पैरेलल है, और हमें इस वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एक्सिस वाला जो फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, तो उसमें उसका फॉर्मूला आता है B = μ0 I A² अपॉन 2 x² प्लस A² टू द पावर 3/2। ए रेडियस होता था कॉइल का, ए क्या होता था, रेडियस ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पर दोनों कॉइल का रेडियस नहीं दे रखा है, तो ऐसे अगर हम बाइसिमेट्री की बात करें तो अगर कॉइल 1 का रेडियस r होगा तो इसका रेडियस डबल होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है ये सेम एंगल बना रहा है इसके साथ भी और इसके साथ भी, और डिस्टेंस इसका x है तो इसका डिस्टेंस डबल है। और हमने ये भी देखा है कि दोनों का कॉइल का जो प्लेन होगा वो पैरेलल होगा। तो अगर हम कॉइल 1 के बारे में सोचते हैं तो कॉइल 1 का डायमीटर ऐसे होगा, और ये एंगल ऐसे है थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ये x है। तो अगर हम एंगल = आर्क अपॉन रेडियस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, आर्क अपॉन रेडियस, तो इसका डायमीटर अगर हो जाएगा 2r1, तो इस डायमीटर को हम आर्क मान सकते हैं। एक आर्क लेंथ ले लेंगे, कितना, 2r1, एंगल कितना है थीटा, और इसको x को हम रेडियस मान लेंगे, x को हम क्या मान लेंगे, रेडियस। तो उस लॉजिक से थीटा = होना चाहिए आर्क हो जाएगा 2r1 अपॉन रेडियस कितना है x। ये हुआ इसके लिए, लूप 1 के लिए। सिमिलरली लूप 2 के लिए हम करेंगे तो एंगल तो सेम है लेकिन यहाँ डिस्टेंस है 2x, और लूप 2 का रेडियस 2r, डायमीटर को हम आर्क मान लेंगे तो 2r2 हो जाएगा। तो एंगल तो सेम रहेगा, तो इससे आ जाएगा 2r2 / 2x। अब अगर हम इन दोनों थीटा को इक्वेट करते हैं, ये आ गया 2r2 / 2x, ये आर्क लेंथ यहाँ पर 2 हो गया इसके लिए, लूप 2 के लिए, और इसका डायमीटर हो गया आर्क ऐसे। इन दोनों थीटा को जब हम इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2r1 / x = 2r2 / 2x, x कैंसिल, 2 कैंसिल, इसका मतलब है r2 इज ट्वाइस ऑफ r1, ये रिलेशन मिल गया। तो अगर इसका रेडियस r1 है तो इसका रेडियस हो जाएगा 2r1। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो B1 जो है वो हो जाएगा B1 μ0 I
रेडियस क्या लिया है, r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, डिस्टेंस कितना है x ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्सिस, तो x ही रहेगा और ये हो जाएगा r1 स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो अब B1 का हो गया। B2 के कारण कितना हो जाए, कॉइल लूप 2 के कारण हो जाएगा, B2 हो जाएगा म्यू नॉट I, और रेडियस लेना है, रेडियस 2r1 है, 2r1 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर लेते हैं, नीचे आ जाएगा 2, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, इस केस में 2x हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूला में जो x होता है वो होता है पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गिवन कॉइल। तो लूप कॉइल 2 के लिए डिस्टेंस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस रेडियस का स्क्वायर, तो मतलब 2r1 का स्क्वायर, और इस पूरे पर पावर 3/2। अब इसमें से यहाँ भी 2 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू म्यू नॉट I, ये हो जाएगा 4r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 टू द पावर स्क्वायर है, यहाँ भी 2 टू द पावर स्क्वायर है, तो हम इसको अलग कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर ही अभी रखते हैं, 2 टू द पावर स्क्वायर कर दिया, कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, x स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, और इस पूरे पे पावर 3/2। तो अब B2 को लिख सकते हैं, B2 को लिख सकते हैं म्यू नॉट I 4r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो 2 स्क्वायर है और उस पर पावर 3/2 हो गया, और इधर हो गया x स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो B2 आ जाएगा म्यू नॉट I 4r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 टू द पावर स्क्वायर टू द होल 3/2 है, तो 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 टू द पावर क्यूब भी चीज, ये बन जाएगा 8, ये पूरा क्या बन जाएगा 8, इनटू बचेगा x स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इस 4 से इस 8 को कैंसिल करेंगे तो बचेगा 2। तो B2 कितना आ गया फाइनली, B2 कितना आ गया, B2 आ गया म्यू नॉट I r1 स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 x स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब B1 बाई B2 करेंगे तो असल में B2 क्या है, B2 है ये जो है, ये तो B1 हो गया, ये तो B1 हो गया। इसका मतलब है कि B2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब है B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू 2। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो A B C, हाँ करेक्ट ऑप्शन इज 2 B, B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू 2।